नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की करेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है और एक डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत हुई है। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बता दें आपको कि सीएम अमर अब्दुल्ला ने हमला की निंदा की। गांदरबल में बिहार के 3 लोग की मौत हो गई। बिहार के रहने वाले फहीम अंसारी की मौत हुई, वहीं सेफ्टी मैनेजर फहीम अंसारी थे। बता दें आपको कि बिहार के ही हनीफ और कलीम की भी मौत हुई है। तो आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। एक डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जावेद भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? जी, ताजा अपडेट ये है कि हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे ये वारदात हुई है, जो एफको का कैंप है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी दृश्य दिखा रहा हूँ पीछे से। ये कैंप है यहाँ पे कल शाम को ये वारदात हुई थी। यहाँ पे आतंकी हमला हुआ था और जो अभी तक खबर मिली है 7 लोगों की मौत हुई थी उसमें, जिसमें एक डॉक्टर भी है जिला बडगाम से और कुछ गैर रियासती जो एहलकार है वो भी थे यहाँ पे और कुछ मजदूर भी थे उसमें, और कुछ 5 लोग जख्मी है और उनको अस्पताल में इलाज मुआवजा के लिए रखा गया है। श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे जाने का अलाउड नहीं है, तो सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं यहाँ पे। और ऊपर अभी कहा जा रहा है कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने इस वारदात को किया उसको उनको दर लिया जाए। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए जावेद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें एक डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है और पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कितना बड़ा हमला हुआ है। पहली बार विकास परियोजना को निशाना बनाया गया और इस बार लोकल के साथ ही नॉन लोकल दोनों को टारगेट पर लिया था। अभी तक जितनी भी आतंकी घटनाएं सामने आई हैं उसमें खास तौर पर जो वहां के नॉन लोकल होते थे उन्हें टारगेट किया जाता था, लेकिन इस बार लोकल को भी टारगेट किया गया है। अब इस आतंकी हमले को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आतंकी हमले में एक डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके की घेराबंदी की है और ये लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और अब रुख करते हैं सियासत से जुड़ी खबरों का। बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद स्थिति साफ हो गई है कि कहां किसका किससे मुकाबला होना है। बिहार में 4 का चुनावी चक्रव्यूह रच दिया गया है। 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के बाद आईएनडीआईए गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 3 सीट से आरजेडी के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो 1 सीट सीपीआईएमएल के खाते में गई है। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव जी सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं। इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की सीट आरजेडी के खाते में गई है, तो तरारी से सीपीआईएमएल का उम्मीदवार मैदान में होगा। आईएनडीआईए की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के साथ ही साफ हो गया कि कहां पर किसका किससे मुकाबला है। तरारी विधानसभा सीट पर बीजेपी की ओर से विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में हैं, तो सीपीआईएमएल के उम्मीदवार के रूप में राजू यादव ताल ठोक रहे हैं। विशाल प्रशांत तरारी के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। रामगढ़ सीट की लड़ाई भी काफी दिलचस्प हो गई है।
बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक सिंह को मैदान में उतारा तो आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट दे दिया। इमामगंज में दो मांझी के बीच जंग है। एनडीए की ओर से हम की दीपा मांझी चुनावी मैदान में तो आरजेडी ने रोशन कुमार मांझी को टिकट दे दिया है। बात उपचुनाव की चौथी सीट यानी बेलागंज की अगर करें तो यहां से एनडीए ने जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को मौका दिया तो आरजेडी की ओर से विश्वनाथ कुमार सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि 2024 में हो रहे उपचुनाव के हालात 2020 से थोड़े अलग हैं। इस बार बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने सभी चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे फर्क कितना पड़ता है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई और इस बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राज्यसभा सांसद संजय झा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और एलजेपी रामविलास पार्टी की तरफ से राजू तिवारी शामिल हुए थे। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाई गई तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि चारों सीट एनडीए की झोली में आएगी। जो 4 सीट पर उपचुनाव होना है बिहार में, उनके बारे में रणनीति बनाई गई कि कब नॉमिनेशन करना है, कब जनसभा करना है, कौन नेता कहां उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रचार का तरीका क्या होगा। इन सब बातों पर चर्चा आपस में मिलकर किया गया क्योंकि एनडीए अब जो है अभी से लेकर 2025 के चुनाव तक अपना आपस में सारा विचार करके और हम लोग जो है एक रणनीति तय कर रहे हैं। एक ही हम लोग का उद्देश्य है, चारों के चारों सीटें एनडीए की झोली में जाएं और चट्टानी एकता की तरह हम लोग चुनाव लड़ें, अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें। इसी पर हम लोग का बात हुआ है और भी जो हमारा कैसे आपसी तालमेल रहे और सब लोग जो आगे की रणनीति पर भी कुछ बात हुई है। और उपचुनाव को लेकर जेडीयू कमर कस चुकी है। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे। सीएम ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम के साथ सांसद संजय झा और राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। सीएम से मुलाकात के बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारी काफी उत्साहित दिखे और महिला कार्यकर्ताओं ने जहां गीत गाकर नीतीश कुमार का गुणगान किया तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सीएम ने कार्यकर्ताओं से मिलकर जोश भरने का काम किया है। हाँ, हम मुलाकात किए और बहुत अच्छा लगा नीतीश कुमार जी से मिलके। उनके हमने 2 लाइन गाना भी लिखा, हम चाहते हैं गा देते हैं आपके सामने। जब से बनल बाटे इनकर सरकारवा, हर ओर लौकता काम बेहतरवा, ओ हमरे बिहार के नगरी निहाल भइले, हमरे सीएम बाबू बहुत विकास कइले, हम देखिले रोजे है गौर से, बिहार में होता विकास जोड़ो शोर से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से हमारे जितने भी तरह के कार्यकर्ताएं थे सबों में उत्साह बढ़ा है और हम लोग निश्चित तौर पे चुनाव में बढ़ चढ़ कर के भाग लेंगे और एनडीए के चारों सीट यहाँ से जिताने का काम करेंगे। क्या बात हुई सर? क्या मुलाकात? अचानक सीएम पहुँचते हैं, जोश भरने का उन्होंने काम किया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आज जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पार्टी ज्वाइन किए थे और उनके जो नेता थे वो यहाँ पे मौजूद थे, तो उन सबसे उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर जितने भी पार्टी के वर्कर्स थे सबसे वो इंडिविजुअली मिले और मिल करके सबका हौसला बढ़ा, सब चार्ज फील कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले जो है एक तरह से सीएम जो है सबको फिर से रिचार्ज कर दिए हैं जोश के साथ। वो तो जो भी कार्यकर्ता उनसे मिलता है पूरी चार्ज के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ वो एकदम लबरेज रहता है। बिहार में शराब कांड के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। लालू प्रसाद इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी लालू प्रसाद को करारा जवाब दिया है। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मौत पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की चीज ही नहीं। शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं। सरकार नाम का चीज नहीं। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई।
सब ज्यादा कितना दुखद है? बहुत दुखद है। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए शराबबंदी को विफल बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोग शराब से मर रहे तो दूसरी तरफ सरकार सो रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे जो शराब बंद है और एक तरफ लोग गलत तरीका शराब पी के मर रहे हैं, तो आखिर सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी? लालू प्रसाद यादव के वार पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि जितनी भी मौतें हुई वो जहरीली शराब पीने से हुई है। इसको शराबबंदी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, शराब तो डेली आप देखेंगे तो इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो रही है। प्राय 200 से अधिक मामले डेली पकड़े जाते हैं, डेली में उन पे कार्रवाई होती है, उनको जेल भेजा जाता है। लालू यादव के वार पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि लालू जी बिहार को एक बार फिर युवाओं को नशे की लत में झोंकना चाहते हैं। लालू जी के चाहने से बिहार में कभी शराबबंदी खत्म नहीं होगी। शराबबंदी है और सख्ती के साथ लागू रहेगी। असल में लालू जी चाहते हैं कि पति पत्नी के शासनकाल की तरह बिहार में एक बार फिर शराब की नदियां बहे, लोग नशे में धुत रहें और बिहार का विकास ठप हो जाए। लेकिन लालू जी की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हैं और ऐसे में शराब कांड पर शुरू ये हुई सियासत कब खत्म होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्णिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह ने जिला स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। गिरिराज सिंह ने भागलपुर में मंदिर में प्रतिमा खंडित किए जाने को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने ये कहा कि ये आरजेडी और कांग्रेस की साजिश है। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की और गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव पर भी निशाना साधा। भागलपुर के सनौला में घटना घटी है, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था, विक्षिप्त नहीं था। ये आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाए और फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो भाग करके ननिहाल चले जाएंगे, इटली। हम और आप कहां जाएंगे? हमें तो मरना यही है, जीना यही है। इसलिए मरने के पहले हम अपने आप को एकत्रित कर लें। एक नेता ने कहा है कि इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। हमने कहा एक तो लाश अपना गिरा रहे थे, अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये यात्रा। भागलपुर में मंदिर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आरोप पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पलटवार किया है। अजीत शर्मा ने कहा कि गिरिराज सिंह का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए। जिस तरह का आदरणीय गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है मानसिक रूप से वो सही नहीं है, उनका इलाज होना चाहिए। मैं तो कहूंगा पहले वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। जिस तरह की हरकत की बातें वो कर रहे हैं वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है एक मंत्री का, इसलिए वो पहले अपना मानसिक रूप से इलाज करवा लें। लगता है कि वो मानसिक रूप से वो सही नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट की अब न केवल किस्मत बदलने वाली है बल्कि यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी सुविधा मिलने वाली है। पीएम मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की शुरुआत करते हुए नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी। पीएम कार्यक्रम से वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। दरभंगा में इस कार्यक्रम की भव्य तैयारी की गई थी। कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 में पूर्ण रूप से भारत विकसित होगा और इसके लिए बिहार विकसित होना चाहिए, इसके लिए मिथिला और दरभंगा विकसित होना चाहिए। यही सोच लेकर आज आप सभी यहाँ आए हैं। एक बार में 43 लाख
एक साल में 43 लाख लोगों को यहाँ पर आने जाने की सुविधा मिल रही है। जहाँ अब तक उड़ान स्कीम में 5.5 लाख की यह सुविधा थी, वहाँ पर यह भी सुविधा मिला है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिथिला वासियों के 8.5 करोड़ आबादियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बधाई देना चाहता हूँ। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव के शिलान्यास पर पोस्ट किया है। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दरभंगा एयरपोर्ट का विकास गेम चेंजर साबित होगा। पीएम मोदी को मिथिला वासियों की ओर से आभार। उड़ान योजना ने हवाई सफर को सुगम बना दिया है। नए क्षेत्रों में तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये संजय झा ने एक्स के माध्यम से पोस्ट लिखा। पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए संजय झा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव के शिलान्यास पर यह पोस्ट किया है। झारखंड में आजसू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी कर दी है। आजसू के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। एनडीए में आजसू को 10 सीटें मिली हैं, जिसमें से आजसू ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सिल्ली से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, गोमिया सीट से लंबोदर महतो, रामगढ़ सीट से सुनीता चौधरी, लोहरदगा सीट से नीरू शांति भगत को टिकट दिया गया है और जुगसलाई से रामचंद्र सहिस जो है उम्मीदवार आजसू के बनाए गए हैं। ऐसे करके 8 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। 2 सीटों पर अभी अपने उम्मीदवार के नाम को उन्होंने साझा नहीं किया है। तो आपको बता दें कि आजसू को एनडीए के तहत 10 सीटें मिली हैं, जिसमें से 8 सीट पर आजसू ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। और एक एक करके हम आपको बता भी रहे हैं। मांडू सीट की बात करें तो निर्मल महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। ईचागढ़ से हरेलाल महतो, पाकुड़ से अजहर इस्लाम, सिल्ली से सुदेश महतो खुद चुनावी मैदान में होंगे। गोमिया से लंबोदर महतो को कैंडिडेट आजसू ने बनाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सीटों का फॉर्मूले पर गठबंधन में फसाद है। गठबंधन के 2 दलों पर अब नजर टिकी हुई है। आरजेडी और मालिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आरजेडी से मनोज झा 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2 बजे माले नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीटों के फॉर्मूले से आरजेडी और सीपीआई नाराज नजर आ रहे हैं। गठबंधन में बात नहीं बनने पर सीपीआई का एक बयान भी सामने आया, जहां 15 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी सीपीआई, ऐसा दावा किया गया है। कम सीट मिलने से आरजेडी भी नाराज है। आज सुबह 11 बजे तक आरजेडी ने अल्टीमेटम दिया है। आज दोनों ही दल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं। आरजेडी और सीपीआई का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें आने वाले वक्त में सारी चीजें स्पष्ट नजर आएंगी। दरअसल इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ ही विवाद हो गया है। कम सीट मिलने से आरजेडी बेहद नाराज है और खुलकर मीडिया के सामने अपनी नाराजगी भी जता रहा है। और कांग्रेस जेएमएम को फिर से इस फॉर्मूले पर विचार करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। ऐसे में आशंका है, अगर बात नहीं बनती है तो आज सुबह 11 बजे के बाद गठबंधन की गांठ खुल भी सकती है। क्या चुनाव से पहले होगी बड़ी टूट? आरजेडी गरम, साथियों को अल्टीमेटम। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। इंडी गठबंधन में जैसे ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हुआ, गठबंधन में ऑल इज वेल कहने वाले नेताओं के दावे की हवा निकलती दिखी। सीएम आवास पर बातचीत और फॉर्मूले में कम सीट मिलने से आरजेडी को इतना जोर का झटका लगा कि दर्द सबके सामने आ गया। कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी।
रांची में मीडिया के सामने पार्टी की पीड़ा सुनाने बैठे मनोज झा ने कहा, 3 से 4 सीट पर लड़ने के लिए कहना किसी के सामने अपना गला काट कर रखने जैसा है। झारखंड में 22 सीट पर मजबूत जनाधार का दावा कर रहे आरजेडी ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सोमवार 11 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे किसी भी विकल्प के अनुरूप उसके आलोक में। आप 3 या 4 पे लड़िए। तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। जिस पार्टी का जहाँ जो हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए। तो अभी आप हक के हिसाब से कितनी सीटें कह रहे हैं? उनको सब फीडबैक मिल गया है। आज हो जाएगा फाइनल? ज्यादा में नहीं हुआ तो अकेले लड़ेंगे की? तैयार है पार्टी? फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।